नमस्कार बच्चों। मैं मनीष कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी पर। बीएससी थर्ड ईयर जो थर्ड सेमेस्टर है आपका, सॉरी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, इसमें गैसियस स्टेट आपका एक यूनिट है। उस गैसियस स्टेट से न्यूमेरिकल काफ़ी बनते हैं क्योंकि थ्योरी पोर्शन पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आज हम लोग क्विक रिवीजन लेंगे, इसका कुछ न्यूमेरिकल जिस पोर्शन से पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। बेसिकली 4 या 5 कंसेप्ट लेकर चलेंगे, उसमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल उस पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट से तैयार हो जाइए बच्चों, गैसियस स्टेट पेन और कॉपी उठा के बैठ जाइएगा क्योंकि आज के सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, गैसियस स्टेट है, गैसीय अवस्था है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये देखो भाई क्या लिखा है बच्चों, गैसियस स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था। ये क्या है, एक मैटर जो है, मैटर की एक अवस्था है, द्रव्य जो है वो उसकी 3 अवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी? पहली ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब कैसे कोई भी पदार्थ किस अवस्था में चला जाता है, उसके लिए कौन कौन से फोर्सेस हैं या कैसी कौन सी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें होती हैं बच्चों जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो मैटर को यानी कि द्रव्य को ठोस में, द्रव में या गैस में रहने के लिए बाध्य कर देती हैं। तो 2 चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। पहला होता है बच्चों आकर्षण बल, एट्रैक्शन फोर्सेस, और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं। हमें पता है ब्रह्मांड बच्चों 2 चीज़ों से मिलके बना है, पहला द्रव्य है, दूसरा ऊर्जा यानी मैटर और एनर्जी। इन दोनों की पहचान भी आप लोग शुरुआत से छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। मैटर यानी कि जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो गया आपका मैटर। अब केवल एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी का मतलब क्या है, जिसे केवल महसूस किया जा सके, जिसमें भार नहीं होता है। जैसे कोई भी बोल रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो ऊर्जा हमें मिलती है वो क्या है, यानी कि जिससे हम लोग काम करते हैं वो ऊर्जा है। तो 2 भाग हो गए ब्रह्मांड के, एक मैटर है, दूसरा एक एनर्जी है। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि ब्रह्मांड का जो भी पार्टिकल है, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी चीज़, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में वो पार्टिकल्स 3 चीज़ें होती हैं। अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयंस हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? अणु, परमाणु या आयन। कभी भी हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, हमेशा कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ये पढ़ते हैं कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो अपनी विज्ञान की भाषा में वो छोटे कण क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। अब कोई भी पदार्थ जो मैटर है बेटा, वो ठोस में, द्रव में या गैस में, इन 3 में कैसे हो सकता है? तो अभी बताया इन पार्टिकल्स के बीच में बच्चों 2 बातें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? पहला आपका एट्रैक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक एट्रैक्शन फोर्स, दूसरा थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा। तो यही 3 चीज़ें रहती हैं। अगर इसको 1 नंबर मान लें, इसको 2 मान लें, तो इसमें क्या होगा बच्चा, ठोस अवस्था अगर है तो 1 इज़ मोर ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ठोस पदार्थ हैं उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में एट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कोई भी मैटर ठोस का रूप उसने धारण कर लिया है। अगर द्रव की बात करें, अगर लिक्विड स्टेट की बात करें, तो वहाँ क्या होता है कि लगभग 1 और 2 यानी कि आकर्षण बल और तापीय ऊर्जा जो पार्टिकल्स के बीच में है वो लगभग लगभग बराबर होती है। इसलिए क्या कहते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, जैसे हमने पानी भर दिया उसमें, तो क्या होता है आप देखते हैं कि पार्टिकल वहीं आपस में चिपके रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे ईंट रखी हुई है, आप उसमें हाथ डाल दें तो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? पार्टिकल इतने ज़्यादा पास पास हैं कि वो किसी भी जगह से हिल नहीं सकते, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। अब वाटर की अगर आप बात करेंगे तो पार्टिकल जुड़े तो होंगे, लेकिन इतनी मजबूती से नहीं जुड़े हैं कि अगर आप उसमें हाथ डाल दें तो नहीं जाएगा। इसका मतलब है तो उनके बीच एट्रैक्शन फोर्स, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। कितना है सर? इतना है कि उसका वॉल्यूम जो है वो निश्चित रखते हैं, उसका शेप निश्चित नहीं होता है, जिस पात्र में आप रख देते हैं उसी का धारण कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं गैसियस स्टेट। तो गैसियस में क्या होगा बेटा कि जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी तापीय ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। पार्टिकल्स के बीच एट्रैक्शन फोर्स निग्लेजिबल होंगे, पार्टिकल को एक दूसरे से सर कोई मतलब ही नहीं है। आइए गैसीय अवस्था में विशेषताएं हम लोग पढ़ लेते हैं
कि अगर कोई भी मैटर अगर गैसियस स्टेट में है, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, हिंदी में कहा जाता है निर्मोही हैं, वो पार्टिकल क्या है एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। क्या है पहला कि अत्यधिक संपीड्य होते हैं, कंप्रेसिबल, इनको दबाया जा सकता है। ठोसों का गुण असंपीडता होता है, इनकम्प्रेसिबल, तो ये कंप्रेस किए जा सकते हैं, यानी कि जब कंप्रेस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं। आप लोगों ने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ा है, गैसों का द्रवीकरण। तो वहाँ क्या होता है बेटा कि बहुत ज़्यादा जब आप उससे प्रेशर लगा देते हैं तो वो पास पास में आ जाते हैं, नहीं कि संपीड हो गए। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि अत्यधिक कैसे होते हैं, संपीड होते हैं। सभी दिशाओं में समान रूप से बराबर दाब लगाते रहते हैं, इधर उधर टकराते रहते हैं, उससे फोर्सेस होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होते हैं। सर ये वाला स्पेशल वाला पॉइंट है, अभी क्या बताया था आपको कि कोई भी द्रव्य जो है ठोस द्रव गैस तीर में मिल सकता है। रिस्पॉन्सिबल हैं दो टाइप के फोर्सेस, एक अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा है थर्मल एनर्जी। तो जब थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, अट्रैक्शन फोर्स निग्लेजिबल है, जब पार्टिकल्स के बीच में कोई आकर्षण नहीं है, यानी कि वीक फोर्सेस इनके अंदर काम करते हैं, इनकी लो डेंसिटी होती है। आपने फिजिक्स में क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि बादल क्यों तैरते हुए नजर आते हैं, कम घनत्व के कारण। जैसे आपने दो द्रव मिला दिया, पेट्रोल और पानी मिला दें, तो आप क्या पाएंगे कि जो पानी है वो नीचे रह जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा। तभी कहा जाता है कि पेट्रोल से अगर आग लगती है तो पानी से नहीं बुझती, जैसे ही आप पानी डालेंगे तो वो कम घनत्व के कारण बेटा क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा। अब जैसे आपने तीन चीज़ें मिला दी, तो जिसका सबसे ज़्यादा घनत्व होगा वो तली में सबसे नीचे बैठ जाएगा। तो क्या होगा, इनका घनत्व कैसा होता है, निम्न होता है। अगर आकार की बात करें तो निश्चित आकार और आयतन, एक चीज़ निश्चित है, क्या है, बाकी का हमें अनिश्चित यहाँ पे लिखना है कि इनका आयतन तो निश्चित है कि 5 लीटर है, 6 लीटर है, ये निश्चित है, लेकिन आकार इनका निश्चित नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, अनिश्चित होता है। आकार कैसा है, अनिश्चित है, जिसमें रख देंगे उसी का धारण कर लेंगे। बिना किसी यांत्रिक सहायता से अनुपातों में समान और पूर्ण रूप से इंटरमिक्स हो जाती हैं। तो ये गैसियस की प्रॉपर्टी हो गई। अगर कोई भी मैटर आपका द्रव्य जो है अगर गैस है तो उसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, लगातार रैंडम मोशन में होते हैं, आपस में इधर उधर टकराते रहते हैं, जिसके कारण दाब होते हैं, बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, लो डेंसिटी के होते हैं, घनत्व भी गैसेस पार्टिकल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है और आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इनके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो इतनी बात यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद गैसों के नियम पर चलते हैं, बताइएगा आगे चला जाए, ठीक है। तो देखिएगा अब आगे चलते हैं, इसको समझो बेटा, इसको मिटाते हैं। चलिए, अगर आप लिखना चाहते हैं इसीलिए पेन पेपर लेके बैठिएगा, जहाँ थोड़ी सी ज़रूरत है नोट करने की वहाँ आप नोट करिएगा। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, क्या लिखा है, गैसों के नियम। गैसों के नियम में पहला नियम है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गै-लुसाक का नियम, एवोगाद्रो का नियम। आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं, ये गैसी नियमों की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों दिए गए। ये अलग अलग ताप पर, कभी ताप जो है टेम्परेचर आपका कांस्टेंट किया गया, प्रेशर कांस्टेंट किया गया, फिर उनको पार्टिकल्स के बीच में प्रॉपर्टीज़ को हमने चेक किया। ऐसे सब पार्टिकल्स होते हैं तो उनमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले जैसे बॉयल का नियम है तो इसकी एक विशेष बात क्या है कि ये स्थिर ताप पर होता है। बॉयल का नियम अगर आपको याद रखना है तो ये स्थिर दाब पर होता है, ये आपको याद रखना है। गै-लुसाक का नियम है समान आयतन पर होता है। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। क्या क्या हो गया, पहला कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल का नियम है। क्या कहते हैं बॉयल कि यदि स्थिर ताप है, तो एक और बात याद रखनी है कि जब कभी भी जो चीज़ कांस्टेंट है इसका मतलब वो चेंज नहीं होती है, उस फॉर्मूले में नहीं आएगी। क्या बोला है, किसी गैस का निश्चित आयतन या कहिए निश्चित मात्रा का दाब जो है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा। दैनिक भाषा में एक उदाहरण समझते हैं कि आप लोग कभी बाईपास पे देखते होंगे, जैसे कुछ छोटे मोटे जानवर हैं, कुत्ता वगैरह इधर उधर भागते रहते, तो एक बड़ा सा ट्रक अगर किसी कुत्ते के ऊपर चढ़ जाए तो इतना बड़ा दाब जब उस पर लगा दिया जाता है तो उसका आयतन कम हो जाता है। तब आपने देखा होगा कि कई जानवर तो उसमें फ्लैट हो जाते हैं बिल्कुल, तो आयतन उनका क्या हो जाता है, फैले हुए थे, कैसे हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जब दाब लगा देते हैं तो आयतन कम हो जाता है। दाब बढ़ा देने से आयतन कम हो जाता है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं।
अगर चार्ल्स के नियम की बात करें तो कहते हैं स्थिर दाब पर। तो यहाँ ताप स्थिर था, ताप नहीं आया। दाब स्थिर है तो पी नहीं आएगा। क्या है, पी नहीं आता है तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन वी हो गया, उसके ताप के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वी बटे टी बराबर के। अलग अलग हैं, बी वन बटे टी वन, दूसरा है तो बी टू बटे टी टू, वी वन बटे टी टू, ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट, आपस में बराबर कर देंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा वी वन बटे टी वन बराबर बी टू बटे टी टू। ऐसे ही अगर आप गैलुसैग के नियम की बात करें तो समान आयतन पर है, आयतन समान है वो नहीं आएगा, तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके ताप के समानुपाती है, तो क्या हो जाएगा, P बटे टी बराबर K हो जाएगा। अलग अलग हैं तो P1 बटे टी वन, दूसरा हो जाएगा P2 बटे टी टू। सर इनको बराबर कर दीजिए ऐसे करके, P1 बटे टी वन बराबर P2 बटे टी टू, या ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 को नीचे ले आकर लिख सकते हैं तो P1 बटे P2 बराबर T1 बटे टी टू। चलिए एवोगाद्रो के नियम की बात करते हैं। लास्ट है एवोगाद्रो का नियम, आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें सब कुछ समान होता है। क्या कह रहे हैं, स्थिर ताप तथा दाब पर दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई। गैस के समान आयतन के में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप तथा दाब पर दोनों चीज़ें कांस्टेंट रखनी। क्या क्या, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हैं, तो किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या B1 बटे N1 बराबर B2 बटे N2। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा ढेर सारे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे गए। अब आगे चलते हैं। अगला है गैस इक्वेशन, गैस समीकरण। ऐसी समीकरण जो गैस की निश्चित मात्रा के दाब, आयतन और ताप के मध्य संबंध बताती है। हमने बॉयल के नियम के अनुसार क्या पढ़ा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दाब बढ़ाने से आयतन कम हो जाता है, एक बढ़ाएंगे दूसरा कम हो जाएगा, इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का मतलब है चार्ल्स का नियम है। अब ये दोनों ही V के हैं तो सर दोनों को बराबर कर दीजिए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इस तरीके से हो जाएगा। तो गैस समीकरण PV बराबर RT है, जहां R एक गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए, R की क्या क्या वैल्यूज़ है, गैस कांस्टेंट है R, ठीक है, तो 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ऐसे आप R लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप इसको CGS में लिखना चाहते हैं तो 8.314 गुणे 10⁻⁷ अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल। अगर आप लीटर एटीएम में लिखना चाहते हैं, R = 0.0821 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप जो कैलोरीज में लिखना चाहते हैं तो R की वैल्यू होती है 1.98 कैलोरीज प्रति केल्विन प्रति मोल। इसी को समथिंग समथिंग करके क्या लिख देते हैं, 2 कैलोरीज, ठीक है, प्रति केल्विन प्रति मोल। अच्छा, R का जो संख्यात्मक मान है वो गैस के दाब और आयतन में व्यक्त करने के लिए मात्रकों पर निर्भर करते हैं, जो कि अलग लगती है। उसने पूछ लिया आंसर, सर जो किसी भी गैस को अगर आपको निकालना है, उसके लिए आप एनर्जी निकालना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, वो कह रहा है आंसर कैलोरीज में आना चाहिए। R की वैल्यू कैलोरी में रख देंगे, लीटर एटीएम में रख देंगे, जूल में रख देंगे, जिसमें भी पूछ ले। तो गैसीय अवस्था में पदार्थ का जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। अभी स्पेशल पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका घनत्व कम होता है वो हल्के होते हैं और तैर जाते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने गैस समीकरण पढ़ा। गैस समीकरण क्या था बच्चों, PV = nRT। न्यूमेरिकल करने की एक ही अप्रोच होती है। ये BSc वाले बच्चे जो भी इस गैसियस स्टेट के न्यूमेरिकल आप लोग देखते हैं, आप लोगों को ये लगता है कि ये कठिन है, तो उस चीज़ का कभी भी न्यूमेरिकल को करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्या निकालना है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चा क्यों डरता है न्यूमेरिकल से, केवल एक ही तरीका हमें सर समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या पूछा है, क्या निकालना है या कौन सा फॉर्मूला हम लगा दें। तो आप देख लीजिएगा, जो दिया है वो रख दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। T = आपने रख दिया, पहला टेम्परेचर 546 केल्विन और एक आदर्श गैस के 20 मोलों का आयतन, तो नंबर ऑफ मोल्स आपने रख दिए
20 मोल हो गए, चलिए लीजिए। उसके बाद बोला कि उसका आयतन कितना है, 44.8 आयतन है, तो B बराबर हो गया आपका 44.8 लीटर। तो दाब को ATM में ज्ञात कीजिए, P बराबर ATM में लगा दीजिए। सर फॉर्मूला अपने आप पता चल गया कि PVT जिसमें आती है तो वो क्या है, PV बराबर nRT। अब हमें निकालना क्या है, P निकालना है, क्या हो जाएगा nRT अपॉन V। निकाल लो बच्चों, सब लोग अपनी पेन पेपर निकालो फटाफट से, हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं और आप लोग कैलकुलेट करिएगा साथ में। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे सर, 20 मोल हो गए। आर की वैल्यू कैसे पता चले, तो आर की आपको 4 वैल्यूज़ बताई हैं, आंसर पूछा है उसने ATM में बता दीजिए। सर तो यहीं लगा देते हैं, चलो 20 में पूरा लिख दो, आपको यहीं बताते हैं कि कैसे इसकी यूनिट भी निकालेंगे। 20 क्या है, मोल हैं, लिख दीजिए मोल हैं। आर की वैल्यू लिख दीजिए 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल, चलिए लिख गया। इसके साथ इनटू करके और लिख दीजिए, अच्छा फिर स्क्रीन के उधर चला जाएगा। टेम्परेचर कितना है 546 केल्विन और वटे में V का है लीटर, तो कितना दिया है 44.8 लीटर। चलिए कैंसिल करते हैं, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा इसका, और ये प्रति मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन और केल्विन कैंसिल हो जाएगा, केवल आंसर जो है आपका ATM में आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 20 इंटू 0.0821 इंटू 546 डिवाइड बाई 44.8। ठीक है, कर पाएंगे, बस इसको कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, ये इधर कर दीजिए, तो 2 इंटू हो जाएगा 0.821 इंटू 546 डिवाइड बाई 44.8, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। 0.0821 इंटू 546 डिवाइड बाई 22.4। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम ही कैलकुलेट करके बता देते हैं, इसको कैलकुलेट करिएगा। 0.0821 इंटू 546, ये आंसर आया है 44.82 डिवाइड बाई 22.4। तो यहाँ से तो सीधा सीधा आ गया आपका लो, 22 दूना 44, 4 दूने 8, 2 ATM। ठीक है, ATM में पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा 2 ATM। कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, क्या लगाएंगे, PV इक्वल टू nRT। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 31.1 डिग्री सेल्सियस और 1 बार दाब पर CO2 गैस के आयतन की गणना कीजिए। ये आप सभी लोग जानते हैं, 31.1 इसका क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रांतिक ताप है। और हमने आपको परिभाषा भी बताई थी कि क्रांतिक ताप जो है क्या चीज़ होती है बच्चों, किसी भी गैस के लिए वह न्यूनतम ताप, उसके ऊपर कितना भी दाब लगा दें आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। अच्छा, गैस को द्रवित करना है तो कंडीशन क्या होती है, अगर आपको उसको लिक्विफाई करना है तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा उसका। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उससे क्या होगा, वो कंप्रेसिबल हो जाएगी। प्रेशर हाई रखिएगा, टेम्परेचर लो रखिएगा, द्रवित हो जाएगी। अब लिक्विफाई करना है तो वही कह रहे हैं कि एक कम से कम एक निश्चित ताप होगा, कोई एक टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के से नीचे आप अधिकतम दाब लगाकर तो द्रवित कर सकते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर से अगर आप ऊपर निकल गए तो फिर कितना भी दाब लगा दीजिएगा गैस लिक्विफाई नहीं होगी। वही टेम्परेचर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है बच्चों, ये बात आप लोगों को
पता होगी। नहीं है पता तो यहाँ बात आप समझ गए होंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज़ है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले दिया है टी, टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखना है 273, आप ऐड कर दीजिए तो 3 और 1 4, केल्विन लिखिएगा, और 3 और 1 4, 7 3 10, 304.1 केल्विन हो गया आपका। इसके बाद बार की बात करें तो प्रेशर आपका हो गया 1 बार। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मास अपॉन मोलर मास होता है, ये हो गया अपॉन मोलर मास हो गया 44। CO2 का कितना होता है 12 बच्चों, कार्बन का होता है, प्लस 16 दूनी 32 इसका हो गया तो कितना हो जाएगा 44। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आर दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में 0.0831 बार ATM प्रति केल्विन प्रति मोल। चलिएगा कुछ है क्या निकालने के लिए, सर के आयतन की गणना कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, क्या लगेगा PV इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कैसे लगा देंगे, P इक्वल टू 1 बार हो गया, लगा दीजिए, इनटू V वॉल्यूम आपको निकालना है 8.8 डिवाइड बाई 44 इंटू n हो गया, R लिख दीजिए 0.0831 इंटू T माने टेम्परेचर हो गया 304.1 केल्विन और वटे में, ठीक है, NR। और ये चीज़ जब यहाँ से उठाकर आप ले जाओगे इसको, ये कहाँ पहुँच जाएगा 1 बार सर नीचे, ठीक है। कैसे लगेगा, केवल हमें V निकालना है तो P कहाँ चला जाएगा नीचे। आइए इसके बार में और इसके फॉर्मूले में बार से दोनों का ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका केल्विन जो आएगा प्रति केल्विन प्रति मोल है, इसमें केल्विन है, इसका केल्विन केल्विन कैंसिल हो जाएगा। इतने मोल आए हैं, ये मोल और मोल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। केवल क्या बचेगा, इसके साथ आया था इतने बार, सॉरी ATM नहीं था, इतने बार फिर लीटर, तो यहाँ बचेगा आपका केवल लीटर, यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से जो आप कैलकुलेशन करेंगे 8.8 इंटू 0.831 इंटू 304.1 डिवाइड बाई 44, यही यहाँ से V कैलकुलेट होकर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो समथिंग हम आपको आंसर बताए दे रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम लगभग 5 लीटर के समथिंग आएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों, आसान है। वैल्यूज़ आपको रख दी हैं, केवल कैलकुलेशन बाकी रह जाता है। न्यूमेरिकल में केवल इतनी ही बात हमें समझनी है, क्या पूछा गया है, क्या रखना है, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। क्योंकि अगर हम कराने बैठ जाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे कैलकुलेशन करने में, तो कैलकुलेशन हम छोड़ देंगे, बाकी आप लोग कर लेंगे, आंसर बताते रहेंगे आपको। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, क्या है गिवन। न्यूमेरिकल करने का एक ही तरीका, सबसे पहले क्या दिया है लिख लेते हैं, क्या पूछा है लिख लेते हैं, पता चल जाता है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा। टेम्परेचर बराबर है 50 डिग्री सेल्सियस, 273 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, केल्विन में लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, प्रेशर है 740 mmHg। अब क्या करना है कि हमारे पास जो R की वैल्यूज़ होती हैं वो लीटर ATM में है, जूल में है, कैलोरीज में है, mmHg में नहीं है, बार में भी होती है। तो क्या किया जाए, इसको चेंज कर लेते हैं। तो 740/760 mmHg को ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चीज़ ATM में चेंज हो जाएगी। ये mmHg को दोनों से जैसे ही 760 mmHg से डिवाइड करेंगे 1 ATM में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये ATM में आ गया। P इक्वल टू, यही एक थोड़ा सा फंडा था इसमें समझने के लिए, अगर आपने 740 रख देंगे तो आंसर नहीं आएगा। पर NH3 गैस है के 5 ग्राम, छोटी W बराबर 5 ग्राम है, और मोल निकालने हैं तो N इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। NH3 का कितना हो जाएगा, 14
नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का, तो 17 हो गए, बराबर मोलों की संख्या होगी बच्चों 5/17। अब क्या आ रहा है, वॉल्यूम आपको पता करना है, फॉर्मूला वही लगेगा, PV = nRT, ऐसे आपको लगाना है। P आपके सामने रखा है, V आपको पता करना है, तो V = क्या हो जाएगा, nRT अपॉन ये हो जाएगा 5/17 गुणे R की जगह पे ATM में है तो 0.0281 लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल इंटू T का मान रख दीजिए 323 केल्विन, और यहाँ से आप P नीचे ले जाएंगे 740/760, तो 760 भी कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर। तो ये आपका V जो है वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, वो आपका B आ जाएगा यहाँ से, ये क्या आ जाएंगे, मोल। कैंसिल कर दीजिए, इसका मोल इसके मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका केल्विन केल्विन के साथ हो जाएगा। और कोई चेंज होना है क्या, ATM और है, कोई प्रेशर दिया था, हाँ 740, ये क्या है ATM, आंसर आ जाएगा यहाँ से V। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका आंसर है 50 डिग्री सेल्सियस पर 740 mmHg, लगभग 8 के अप्रॉक्स में आंसर आएगा 7.89 इतने लीटर। तो ये यहाँ से V हो गई। पेन पेपर साथ में लेकर बैठिएगा, केवल देखना नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब गैस के नई प्रॉपर्टी पे चलते हैं, फिर से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। गैस का घनत्व D बराबर क्या हो गया, PM/RT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे उसी पे जरूरत पड़ेगी। अगला है आंशिक दाबों का नियम। ये आंशिक दाब क्या है, अगर कोई भी गैस में अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो वो पर्टिकुलर अपना प्रेशर लगा रहे होंगे। यदि आपने 4 गैसेस मिक्स कर रखी हैं बच्चों, तो वो चारों गैसें भी अपना अपना प्रेशर खुद का लगा रही होंगी। तो पहली गैस का प्रेशर PA, दूसरे का PB, PC, तो टोटल प्रेशर जो है वो PA + PB + PC ऐसे हो जाता है। तो वही डाल्टन ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो P टोटल = जो है वो आपका हो जाएगा P1 + P2 + P3 ... लेकिन एक शर्त याद रखनी है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होना चाहिए। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन के रूप में अगर लिखा जाता है तो ये हम लोग राउल्ट्स लॉ में भी पढ़ते हैं। तो जो आपका इंडिविजुअल प्रेशर है वो उसका प्रेशर गुणा P टोटल के बराबर लिखा जाता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब ग्राहम का विसरण नियम है, डिफ्यूज़न ऑफ लॉ। तो इसमें क्या है, क्या कहते हैं, बेसिकली डिफ्यूज़न माने समझ लीजिए 2 शब्द हैं, एक डिफ्यूज़न है, एक इफ्यूज़न है। यदि कोई भी गैस, जैसे आप समझते हैं आपके यहाँ मोमबत्ती, कोई अगरबत्ती लगी हुई है या किसी ने स्प्रे कर दिया तो खुशबू चारों जगह फैल जाती। तो कोई भी गैस का पार्टिकल है वो क्या चाहते हैं, हर जगह समान सांद्रता हो जाए। तो यही जो गैस का फैलाव है वो सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं विसरण है। लेकिन अगर हम लोग विसरण की जगह अगर इफ्यूज़न की बात कर लें, 2 शब्द तो इसको कहते हैं डिफ्यूज़न, एक होता है इफ्यूज़न। इफ्यूज़न का मतलब है किसी भी एक पिन होल से गैस का पास होना। जैसे आपके पास मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, या हम कंटेनर बनाते हैं, इस कंटेनर में 2 पार्टीशन है। तो एक हमने यहाँ से ऐसे पार्टीशन डाल दिया, यहाँ से इधर क्या है, एक तरफ तो गैस भरी हुई है और दूसरी तरफ नहीं भरी हुई है, और हमने एक छोटा सा यहाँ पे होल कर दिया। तो इस साइड से गैस जो इस साइड आने लगेगी तो पिन होल के द्वारा गैस का निकलना, ये इफ्यूज़न है। और समान रूप से वितरित हो जाना, ये डिफ्यूज़न है। जैसे पानी में जब आप नील की बूंद डालते हैं तो पूरे में नीला नीला हो जाता है, स्प्रे मारते हैं तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है, अगरबत्ती की जो स्टिक की फ्रेगरेंट है वो भी हर जगह फैल जाती है। तो समान गैस का समान जगह वितरण जो है वो आपका विसरण कहलाता है। पिन होल से निकलना इफ्यूज़न। अब ये क्या कहते हैं कि कोई भी गैस कितनी ज़्यादा विसरित होगी, जितना ज़्यादा हल्की होगी उतनी ज़्यादा फैलेगी। और हल्की कैसे होगी सर, जिसकी डेंसिटी
कम होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप लगा दीजिए कि R और जो D हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जितना कम उतनी ज़्यादा। बात समझ आ रही है? तो क्या लिखेंगे, किसी भी समान ताप और दाब की परिस्थितियों में किसी भी गैस की विसरण की दरें जो हैं वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D ऐसे लिखा जा सकता है। दो अलग अलग गैसेस ली हैं तो R1/R2 बराबर अंडर रूट में D2/D1। और इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, आपको एक तरीका और बताया था कि कोई गैस अगर भारी है तो वो कम विसरित होगी, यानी कि मास जिसका ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होनी चाहिए और मास भी कम होना चाहिए। तो दो फार्मूले हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। वो क्या हैं दो फार्मूले, R1/R2 बराबर अंडर रूट में D2/D1 और R1/R2 बराबर अंडर रूट में M2/M1, ये आप लिख सकते हैं। चलिए इस पर देखते हैं क्या कोई न्यूमेरिकल है अपने पास, नहीं। चलिए आगे है गैसों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत क्या कहता है, नाम से ही पता चलता है। मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं कि कोई भी गैस छोटे छोटे पार्टिकल से या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। आइए इसमें थोड़ी सी एक साथ भाषा लिखी हुई है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि देखिएगा कि गैसों का अधिकांश भाग रिक्त होता है, यानी कि बहुत स्पेस घेरती हैं, बीच में जगह कम होती है। कुल आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन नगण्य होता है। जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल हैं, जैसे कंटेनर है, इतना बड़ा कंटेनर है, बड़ा सा ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा एक वॉल्यूम हो गया, इतनी जगह में है। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे केवल, यानी कि बहुत बहुत दूर दूर होंगे, स्पेस बहुत कम होगा, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर दबा दिया जाए तो सब इकट्ठा हो जाएंगी एक ही जगह पे इतने में। तो उन गैसों का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये स्पेशल बात है। क्या क्या हो गया कि गैसों का अधिकांश भाग रिक्त तो होता है, ऐसे फैली हुई हैं, ज़्यादातर खाली है हिस्सा, और कुल आयतन की तुलना में सर एकदम दबा के उनको कोपचे में लगा दिया जाके तो क्या हुआ, पूरे में से उनके पूरे गैस के आयतन की तुलना में उनका आयतन नगण्य होता है। उसके अलावा अणु हमेशा गति करते रहते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, और गति तीनों अक्षों में सीधी रेखा में होती है। इधर भी मूव कर सकते हैं, अगर कोई भी पार्टिकल है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। और वो कहते हैं कि इनके काइनेटिक थ्योरी कहती है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रेशर कैसे आता है, तो वो कहते हैं कि जो दीवार में टकराती है कोई गैस का पार्टिकल, उसके कारण जो दाब उत्पन्न होता है वो गैस का कुल दाब कहलाता है। क्या है कि अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों पर टक्कर के कारण गैसीय दाब उत्पन्न होता है। और कहते हैं कि जितना ज़्यादा सर टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ा देने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वाली बात याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसका मतलब रैंडम मोशन बढ़ जाता है। तो परम ताप पर वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अणुओं के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। कहते हैं कि समस्त अणुओं का वेग समान नहीं होता है, अलग अलग वेग से करते हैं। अणुओं का वेग उसकी ग्रेविटी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे हम कहते हैं। तो 8 पॉइंट हो गए अलग अलग। फिर से एक बार समझ लें, नाम से पता चलता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का कुछ लोगों का एग्जाम हो चुका है, कुछ लोगों का होना बाकी है। तो गैसेस वाले चैप्टर में अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं पढ़ा है तो ये मान लीजिए आपने गैसेस चैप्टर नहीं पढ़ा है। क्या कहती है काइनेटिक थ्योरी कि कोई भी गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। जिस पात्र में रखे जाते हैं बहुत स्पेस
में फैले रहते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होते हैं, एक दूसरे के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, उनका आयतन कुल संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है अगर उनको नीचे लगा दिया जाए। ग्रेविटी से इसके पार्टिकल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी जगह पर रख दे, अगर आइडियल गैस है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना उसी तरीके से काम करती रहेगी। अब काइनेटिक थ्योरी जो है उसके आधार पर एक इक्वेशन निकलती है, वो इक्वेशन है आपकी पी वी इक्वल टू 1/3 mn/v² या VRMS, यानी जो वर्ग माध्य मूल वेग आपका जो होता है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पी वी बराबर 1/3 mn/v²। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि काइनेटिक जो आपकी मॉलिकुलर इक्वेशन है, काइनेटिक मॉलिकुलर इक्वेशन क्या होती है वो बता दीजिएगा, तो वो है आपका ये। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि काइनेटिक जो एनर्जी है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाने से अणुओं में रैंडमनेस बढ़ जाती है, अणु इधर उधर भागने लगते हैं। इस बारे में अध्ययन किया है वैज्ञानिक हैं आपके मैक्सवेल। इन्होंने क्या कहा, मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी, इस थ्योरी के बारे में समझते हैं और वो कंसेप्ट क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इन्होंने क्या किया बच्चों, एक गैस की पार्टिकल्स जो हैं उसकी वेलोसिटी और उस गैस के फ्रैक्शन के बारे में स्टडी की, और उन्होंने क्या बताया कि जैसे ये आपका टेम्परेचर हो गया आपका T1, तो गैस का कुल फ्रैक्शन है, जा रही है वेलोसिटी। जैसे ही टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो हमने देखा कि वेलोसिटी बढ़ गई, सर ग्राफ शिफ्ट हो गया आगे की तरफ। जैसे ही थोड़ी सी और वेलोसिटी बढ़ाई, टेम्परेचर फिर आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये आपका T1, T2, T3 इस तरीके से हो गए। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि कौन ज़्यादा है, T3 सर ज़्यादा है, T2 है, फिर उसके बाद T1 है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रैक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो। आइए वेलोसिटी पे इन्होंने क्या बताया कि वेलोसिटी कितने प्रकार की होती हैं, इस बात पे आइए स्टडी क्या कहती है इस पर जानते हैं। ये आपका जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं इसको कहा जाता है VMP, दूसरी जो पॉइंट है इसको कहा जाता है V एवरेज, और तीसरा जो है वो VRMS। सर ये क्या है, तीनों के बारे में समझते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी गैसियस पार्टिकल हैं या गैसियस मॉलिक्यूल हैं, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। स्टडी क्या कहती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल से इधर उधर भागना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कहते हैं, एक सिंपली हम मान लेते हैं कि अगर मेरे पास गैस के 100 अणु हैं, तो वो कहते हैं कि 5 अणु ऐसे होंगे जिनका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। हाई टेम्परेचर वाले 100 में 5 होंगे, यानी कि बहुत कम। 5 पार्टिकल 100 में से लगभग ऐसे होंगे जिनका टेम्परेचर ना कहिएगा, अच्छा बढ़ लगेगा यहाँ पर, यदि आप दोनों के क्या कहें वेलोसिटीज कह दीजिए, हाई वेलोसिटी और लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी एंड लो वेलोसिटी। चलिए तीसरे टाइप के जो बचते हैं वो हैं आपके एवरेज। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर आपके पास गैस के कुल 100 अणु थे, जैसे ही टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया फिर आपने फ्रैक्शन देखा, ये क्या है, गैस के पार्टिकल का फ्रैक्शन, प्रभाज है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनमें से कम हिस्सा ऐसा मिला जिनकी अणुओं की संख्या वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, ऐसे की संख्या कम थी। ऐसे भी अणु बहुत कम थे जिनकी वेलोसिटी बहुत कम थी। ज़्यादा स्पीड वाले के भी फ्रैक्शन कम थे, कम स्पीड वाले के भी फ्रैक्शन कम थे। ऐसे पार्टिकल्स ज़्यादा थे जिनकी स्पीड एवरेज थी, उसी को एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। इसी एवरेज वेलोसिटी पे अब 3 डेफिनेशन निकल के आती हैं। पहला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरा है प्रायिकतम वेग, और तीसरा है औसत वेग यानी कि एवरेज। तो 3 हो गई, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल, प्रायिकतम वेग को मोस्ट प्रोबेबल। आइए इन तीनों के फॉर्मूले क्या क्या हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं कि VRMS अंडर रूट में 3RT/m
वी एवरेज की अगर आप बात करें तो अंडर रूट 8RT/πm, और उसके बाद VMP यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की अगर आप बात करें तो 2RT/m ऐसे लिखा जाएगा। आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं D इक्वल टू, यानी कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी लिखी जाती है PM/RT से। अगर यहाँ पर RT/m अगर मेरे पास है तो हम क्या इसको चेंज कर सकते हैं? सर इसको यहाँ ले जाइए, RT/m को नीचे ले आए तो यहाँ से आपका D जो है इधर गुणा से कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो क्या हो जाएगा? P/D। तो ये फॉर्मूला आपका बदल सकता है, तो 3RT/m जो है वो 3P/D हो जाएगा। ये वाला भी आप चेंज कर सकते हैं, RT/m की जगह तो 8P/πD लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे RT/P/D तो P/D इस तरीके से तीन फार्मूले निकल के आते हैं। स्पीड के बारे में भी आप समझ गए कि मैक्सवेल का ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोला जाता है। इस कर्व को क्या बोलते हैं? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही ये बताती है कि पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स पर अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो कैसे वेरी करते हैं, उनकी संख्या क्या मिलती है, उनकी संख्या कितनी होती है। ये तीन फार्मूले हैं, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। आगे चलते हैं। एक पहला न्यूमेरिकल आपके सामने काइनेटिक थ्योरी पर है। काइनेटिक थ्योरी में आपने अभी पढ़ा कि PV इक्वल टू 1/3 mn/v स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन हो गई। इसके बाद अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 3/2 RT। इसमें आप n लगा सकते हैं, कितने मोल्स के लिए पूछी गई है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो वहाँ लिखा जाता है 3/2 kBT। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगा दिया जाता है K, जहाँ पे K बराबर क्या हो जाता है? R/NA। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर आप R को डिवाइड कर देते हैं तो KB वहाँ पर निकल के आ जाता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT लगाते हैं, और किसी n मोल्स के लिए अगर आप कर देते हैं तो इसी संख्या में आप n मोल्स से आप इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 27 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैस के लिए गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। हम न्यूमेरिकल करने का एक ही तरीका आपको बताते हैं कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या दिया है और क्या निकालना है। टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 273 आप ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जहाँ कहीं काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में आप एक ही चीज़ देखते हैं कि T जो है वो दिखता है, यानी मास नहीं दिखता वहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और केवल जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। क्या पूछा है कि नाइट्रोजन गैस के लिए गतिज ऊर्जा की गणना करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 RT। 3/2 गुणे R किस में रख लिया जाए? अगर ये केल्विन में है तो जूल में रख सकते हैं, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। अर्ग में भी लिख सकते हैं जैसे आप चाहें। 300 केल्विन आपने रख दिया, ये केल्विन से केल्विन आपका कैंसिल हो जाएगा और बाकी का आप गुणा कर दीजिए। तो 3 गुणे 8.134 गुणे 300 है। क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 गुणे 300। 2 बिंदी से इधर खिसका दीजिए, 3 गुणे 3 बराबर 9 हो गया, और ये हो जाएगा 2 बिंदी से करेंगे तो 415.2। इसका आप गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या आपकी है काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगी। 9 दूने 18 हो गए, 1, 9 पंचे 45 और 1 46, 4 9 और 4 13, 1 9 चौक 36 और 1 37, 3736 8.8 क्या आ गया? जूल प्रति मोल। तो ये कैलकुलेशन है। तरीका ये है आपको लगाने का। आपने 3 फॉर्मूले देखे, PV इक्वल टू 3/2 mn/v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT,
अगर n मोल्स दिए जाते हैं तो n लगा देंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT लगाया जाता है। ये तरीका है। हमें उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। पेन और पेपर लेके बैठिएगा साथ में। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल पर चलते हैं। बिल्कुल सेम तरीका है लगाने का, वही पैटर्न। उस ताप की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, हम लिख लेते हैं जिससे पता चल जाता है क्या लगाना है। वो ताप की गणना कीजिए जिस पर हीलियम के 0.3 मोल की गतिज ऊर्जा यानी n दे रखा है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमें पता है कि 3/2 nRT हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। दो अलग अलग इक्वेशन दे रखी हैं कि हीलियम के लिए ये निकालना है 400 केल्विन पर आर्गन के 0.4 मोल के बराबर हो जाती है ये काइनेटिक एनर्जी। दोनों की अलग अलग निकालनी है। पहले इक्वेशन पर आते हैं। 3/2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 0.3 मोल है गुणे R है और टेम्परेचर ताप की गणना करनी है जो के बराबर 400 केल्विन। चलिए पहले में टेम्परेचर नहीं दिया है, इतना निकालना है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है 3/2 इंटू आर्गन के हैं 0.4 मोल गुणे R और 400 टेम्परेचर दे रखा है। चलिए दो इक्वेशन मेरे पास मिल गई। क्या कहते हैं के बराबर होगी। सर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बराबर कर देंगे। 3/2 गुणे 0.3 गुणे R T बराबर 3/2 गुणे 0.4 गुणे R गुणे 400। ये R से R इसका कैंसिल हो जाएगा, इसके 3/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। केवल क्या बचा यहाँ से T। 0.3 को नीचे ले जाइएगा, 400/0.3 क्या बचेगा। दोनों के दशमलव खत्म करेंगे। 4 गुणे 400/3 काट दीजिएगा, 16 हो गए। 1600/3 3 पंचे 15, एक बचा है 3 3 9 3 3 9। चलो 533 केल्विन। ये आपकी काइनेटिक, ये क्या बोला, ये आपका टेम्परेचर निकल कर आएगा। क्या निकालना था, टेम्परेचर। फिर से सुनो, उस ताप की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि टेम्परेचर इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। जिस पर हीलियम के इतने मोल हैं, तो चलिए पहले दे दे हीलियम गैस है, तो एक आपने क्या किया, इक्वेशन बना ली हीलियम के लिए। हीलियम के 0.3 मोल लिए हैं। आर की वैल्यू, भाई दोनों गैसेस हैं, आर कांस्टेंट है, सेम रहता है, कुछ नहीं करना। उस टेम्परेचर की गणना करनी है तो टी भी नहीं मालूम। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। कहते हैं 400 केल्विन पर आर्गन, टेम्परेचर हमें पता चल गया। आर्गन के इतने मोल हैं, एन की वैल्यू पता चल गई, आर कांस्टेंट है दोनों में। कहते हैं के बराबर होगी, तो सर दोनों को बराबर कर दीजिए। एक टेम्परेचर अननोन है, दूसरा नोन है, जिससे टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों को आ भी गया होगा क्वेश्चन 533 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बात। चलिए अगला क्वेश्चन है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 8 ग्राम मीथेन के अणुओं की गतिज ऊर्जा को जूल में परिकलित कीजिए। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, 8 ग्राम मीथेन है, 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। क्या करिएगा, 273 आपने जोड़ के आपने केल्विन में बना लिया, ये आ जाएगा आपका 300 केल्विन। 8 ग्राम मीथेन है, W बराबर है 8 ग्राम। सर हमें मीथेन मालूम है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। कैपिटल M की बात करें तो CH4 में 12 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का, तो 12 4 16 हो गया आपका M। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, भार बटे अणु भार, यानी 1/2 या 0.5, जो भी वैल्यू कैलकुलेशन में आसान होगी वो हम रख लेंगे। गतिज ऊर्जा की गणना करनी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमें पता करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया क्वेश्चन मार्क। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 nRT। चलिए n का बाद में गुणा कर देते हैं ऐसे, बराबर 3/2 जूल में रखना है तो 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, गुणे टेम्परेचर की बात करें तो आपका 300 केल्विन हो गया, और गुणे अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं तो 1/2 आपके मोल्स हो गए। कैंसिल कर दीजिएगा, 1/2 मोल हैं आपके, ये वाला मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन और केल्विन आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल जूल बचेगा, यानी जूल में आंसर आपका आ जाएगा। 2 गुणे 2 कितना हो गया आपका 4, 3 गुणे 8.314 गुणे 300 बटे
4 हो गया। बस आपको ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 3 गुणे 4 दूने 8, फिर उसके बाद डिवाइड नहीं होगा, 4 सत्ते 28 और लगभग 7 बार जाएगा गुणे 300। 2 बिंदु इस खिसका देंगे, 207 हो जाएगा। वैसे इसका कैलकुलेशन कर लेना है तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। मीथेन में जूल में गतिज ऊर्जा आपको निकालनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आएगा उसमें क्या पूछा है, अभी तक जो पूछते थे मोल की पूछते थे क्वेश्चन, उन्होंने पूछा है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या फॉर्मूला बताया था कि आपको अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, अणुओं में पता करनी है, तो 3/2 kBT लगाते हैं। तो फॉर्मूला तो सर हमने kBT नहीं लगाया है, क्या लगाया है, RT। तो यहाँ पे K जो है वो क्या है, गैस कांस्टेंट में नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि kBT बराबर होता है आपका R/Na, नंबर ऑफ एवोगाद्रो। जो आंसर निकल के आएगा उसी में आप क्या कर देंगे, यहाँ आंसर आएगा जूल में, उसी में डिवाइड कर देंगे। आंसर डिवाइडेड बाई 6.023 10⁻23, उससे क्या आ जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की निकल कर आ जाएगी। बात क्लियर है, तरीका समझ गए होंगे कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, निकालना कैसे है, वो तरीका था। एक निश्चित ताप पर किसी गैस के वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहा है। फॉर्मूला हमें मालूम है, VRMS इक्वल टू होता है √3RT/m। इसके अलावा भी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको बताया था D डेंसिटी इक्वल टू होता है PM/RT। इसी को अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3P/D भी लिख सकते हैं, और PV बराबर जब RT होता है, अगर नहीं दिया हो तो यहाँ पे PV भी लिखा जा सकता है RT की जगह पे /m। दूसरा है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है √8RT/πm। इसी को और क्या लिखा जा सकता है, 8P/πD। के बीच एक निश्चित ताप पर क्या पूछा है, इन दोनों में क्या बता दीजिए, एवरेज बता दीजिए कि क्या निकलेगा। इसका फॉर्मूला डिवाइड बाई इसका फॉर्मूला, रेशियो पता करना है, सीधा सीधा तो कुछ नहीं करना है। VRMS डिवाइड बाई V एवरेज, दोनों में अंडर रूट लगा है तो सब अंडर रूट के अंदर ही लिख देते हैं। चलिए 3RT/m/8RT/πm। इससे क्या होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगी, पाई कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो क्या बन जाएगा 3π/8। या दोनों में अलग अलग निकालना था तो अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3/8 गुणे इसी की जगह पे 22/7 रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो गया, 66/56। यहाँ से जो आंसर आएगा बस वही आपका क्या निकल के आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में आता है तो क्या होगा, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 1 पॉइंट कुछ आएगा आंसर इसका। चलिए अगला फिर से एवरेज वेलोसिटी पे, वही सेम क्वेश्चन से आपको तरीका बता देते हैं। आप सभी लोग, ये होमवर्क हो जाएगा, PDF आपको जब डाल देंगे ग्रुप पे तो आंसर भी डाल देंगे उसके, तो वहाँ से आप लोग उसको कर लीजिएगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक आदर्श गैस के अणुओं के लिए औसत वेग अगर ये है, यानी कि V एवरेज, तरीका बता देते हैं कैसे करना है। V एवरेज हो जाएगा 8RT/πm, ये होता है एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो उसकी वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना दे रखा है, यानी कि V एवरेज की वैल्यू दे रखी है 0.3 मीटर। 927 पर बता दीजिए कि क्या होगा। तो ये चीज़ T माने अभी कितना लिखा है, 27 + 273 बराबर 300 केल्विन। 300 केल्विन पर आंसर ये है, तो यही V एवरेज आपको क्या बता देना है, 8RT/ जो πm है वो 927 + 273 बराबर 1200 केल्विन पर आपको बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कैसे बता देंगे, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर हैं, एवरेज वेलोसिटी इसकी ये है, तो एक से आप आंसर रख के डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसको। कैसे,
चलिए बता देते हैं। इधर का रूट अगर ख़त्म होगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो 0.3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और वो आपका बनेगा 8RT/πm। दूसरे वाले के लिए निकालना है तो ये भी, इधर तो पता नहीं है वैल्यू क्या होगी, उधर से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल जाएगी रूट हटाने के बाद कि 8RT/m ये फिक्स है। दूसरे वाले के लिए फिक्स है, पहले वाले का टेम्परेचर 300 है, तो 300 इधर डिवाइड में कर दें, यानी कि 0.3 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 300 इक्वल टू 8RT/πm की वैल्यू आ गई। यही रख सकते हैं क्या 500 केल्विन में, तो V एवरेज बराबर अंडर रूट में 8RT/ जो m है, इसी की जगह पे हम ये लिख दें 0.3 इंटू 0.3 इंटू 300 इंटू टी की जगह पे टेम्परेचर की जगह 1200 केल्विन। इससे 3 चौको 12, 4 हो गया, तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, 10 पे पावर -9 और 4। ऐसे आप बाहर निकालेंगे तो इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा, और ये 10 टू पावर -1 बाहर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6 0.6 यानी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये पहले वाला का जो आंसर है क्या है, 0.3 वाला आपका आंसर दे रखा है, और दूसरे वाले का आंसर आया 0.6। यानी कि इससे एक चीज़ और पता चल गई कि 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का जो एवरेज वेलोसिटी है वो 927 पर उसका 2 गुना होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पूछा गया है कि किसी गैस के दिए गए ताप पर निम्नलिखित में से किस गैस के लिए औसत वेग अधिकतम होगा, एवरेज वेलोसिटी किसके लिए ज़्यादा होगी। हमें क्या दे रखा है इसमें नहीं पता, लेकिन मास जरूर पता है। तो 14 दूनी 28 इसका हो जाएगा, 16 दूनी 32, हीलियम का 4 होता है, इसका 44, 12 22 44। एक टेम्परेचर फिक्स है, सबके लिए टेम्परेचर फिक्स है। निम्न में से किस गैस के लिए औसत वेग अधिकतम होगा, फॉर्मूला क्या है, V एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल करके लिखिए 8RT/πm। सबके m मालूम है, m और v हमें दिख रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका m सबसे कम होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो कम किसका है, हीलियम का कम है, तो उसी का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर लेंगे कि उसका टेम्परेचर क्या होगा जब ऑक्सीजन का वर्गमात्रमूल वेग 327 के वर्गमात्रमूल वेग के दोनों के आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो दोनों फार्मूले रखकर आप बराबर कर देंगे। ऐसे ही 800 केल्विन पर ऑक्सीजन का और 50 केल्विन पर के दोनों के अनुपात क्या होंगे, फार्मूला हमें पता है, VRMS इक्वल टू क्या होता है 3RT। VRMS होगा, VRMS आपका होगा 3RT/m। दोनों के लिए रख के रेशियो पूछा है, बटे में लगा देंगे, रेशियो निकल के आ जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल सेम है। 27 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के वर्गमात्रमूल वेग की गणना कीजिए। सेम फार्मूला है, तरीका वही है, ये आपके लिए HW हो गया। इसमें भी आपको वर्गमात्रमूल वेग पता करना है, 74 mmHg आपको प्रेशर दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, और VRMS आपको निकालना है। चलिए अब लास्ट पोर्शन पर चलते हैं। क्या है, आइडियल गैसेस। आदर्श गैस क्या है इसके बारे में समझिए। आदर्श शब्द उसके लिए बोला जाता है जिसमें बेसिकली हम ये मानते हैं कि दोष नहीं होता है। तो गैसेस में क्या है, हम यहाँ ये पढ़ेंगे, जैसे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि आदर्श विलयन, तो ऐसी कोई भी गैसेस जो सभी ताप और दाब पर बॉयल चार्ल्स, सभी बॉयल चार्ल्स गैलुसाक, यानी जो भी गैसी नियम हैं उन सबका पालन करते हों, ऐसी गैसें जो सभी ताप और दाब पर सभी गैसीय नियमों का पालन करती हैं, आदर्श गैसें कहलाती। लिखा भी है, जो गैस दाब तथा ताप की सभी परिस्थितियों में गैसीय नियमों का पालन करती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं। कभी कभी इस चैप्टर में एक स्पेशल पॉइंट पूछा जाता है कि कोई भी जो रियल गैस है वो कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट करेंगे कि कोई भी रियल गैस आइडियल की तरह कब बिहेव करती है, और आइडियल की पहचान
आप सभी जानते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, जगह ना के बराबर घेरती है। तो वही वाली शर्त आपको लगा देनी है, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि रियल गैस किन परिस्थितियों में आइडियल की तरह बिहेव करेगी, वो आप उस कमेंट में लिखेंगे। रियल गैसेस क्या हैं? वह गैस जो उच्च ताप तथा दाब पर आदर्श गैस से विचलन व्यवहार करती हैं। अगर ये भी स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। वास्तविक गैस केवल कम दाब और उच्च ताप पर ही आदर्श की तरह व्यवहार करती हैं। आंसर यहाँ पर मिल गया है आप लोगों को, पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या करें? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। प्रेशर जब बहुत ज़्यादा आप क्या करेंगे, कम कर देंगे, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, इधर उधर भागना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, और वही आइडियल कहती कि आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। अगर हमने कहा कि रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लगती है इस टेम्परेचर पे, तो कहीं ना कहीं जो रियल उनका बिहेवियर है उससे डेविएशन शो करना, तो वो डेविएशन को बताया है वांडर वॉल ने, जो कि इक्वेशन दी है, ड्राइव की है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी बराबर आर टी, या जिसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू दूसरे ब्रैकेट में वी माइनस एन वी बराबर एन आर टी के बराबर। तो यही है एन मोल्स के लिए, ये आपका लिख जाता है, ये फॉर्मूला बनता है जिसमें आपके ए और बी जो हैं ये आपका प्रेशर करेक्शन है, यानी कि दाब संशोधन जिसको बोला जाता है, दाब संशोधन, और वी जो है वो आपका आयतन संशोधन है। क्या क्या जरूरत पड़ी इसके लिए, कभी अगर टाइम मिलेगा तो अलग एक लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पे वीडियो आपके लिए बना देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों की एग्ज़ाम है, इसलिए शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू में हम अगर समझना चाहें तो वांडर वाल स्थिरांक V जो है वो गैस के अणुओं के स्वयं को वास्तविक आयतन से संबंधित है, यानी कि जो है वो आयतन संशोधन है। A जो है वो आपका आकर्षण बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी कि दाब संशोधन है। तो दो चीज़ें ये रहती हैं। और आखिरी कंडीशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इन तीनों को तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन पर। क्रांतिक घटनाएं क्या हैं? बताया था क्रांतिक ताप जिसको हम लोग TC से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी गैस के लिए वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर कितना भी दाब लगा दिया जाए लेकिन फिर गैस द्रवीकृत नहीं की जा सकती है, वही न्यूनतम ताप को ही क्रांतिक ताप कहा जाता है। वह ताप जिसके ऊपर किसी भी गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सके। क्लियर हुई बात? दूसरा है क्रांतिक ताप के बाद क्रांतिक आयतन, जो बहुत आसान है कि क्रांतिक ताप पर 1 मोल गैस के द्वारा घेरे गए आयतन को ही क्रांतिक आयतन कहते हैं। फॉर्मूला है BC बराबर 3B, TC बराबर 8A अपॉन RB। क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रवित करने के लिए जितना दाब की जरूरत पड़ती है, दाब लगाया जाता है, उसी दाब को ही क्रांतिक दाब कहा जाता है, यानी PC बराबर A अपॉन 27 RB स्क्वायर। तो ये बच्चों आज के लेक्चर में गैसियस स्टेट के लिए एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण आपके 5 टॉपिक थे जिस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो चीज़ है आप लोग तैयार करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ ऐसे ही क्वेश्चन ले आएंगे। तो बाकी के थ्योरी पोर्शन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाइएगा, एक बार फिर से प्लेलिस्ट को चेक करिएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन का कंप्लीट कोर्स वहाँ पर है। तो वहाँ से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे आपका कोऑर्डिनेशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो गया, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो BVT, CFT और बर्नर की थ्योरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी नए न्यूमेरिकल नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के साथ। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।